नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे बिजनेस लॉ के बारे में। तो बिजनेस लॉ जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बिजनेस लॉ का जो सॉल्यूशन है हम मार्च 2023 का पेपर है। आप आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, दैट इज हु कैन बी इंस्पेक्ट द रजिस्टर ऑफ द पार्टनरशिप एट द ऑफिस ऑफ द रजिस्टर। यानी कौन जो है कि रजिस्ट्रार पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन में ऑफिस को रजिस्टर ऑफिस को इंस्पेक्ट करता है। ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर सकता है, ओनली पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म, पार्टनर्स ऑफ द अदर फॉर्म्स, या फिर एनी पर्सन। तो इंस्पेक्शन के लिए कोई भी रजिस्टर्ड फॉर्म हो, पार्टनरशिप हो, तो कोई भी बंदा यहाँ पे जाके उसका रजिस्ट्रेशन यानी उसके लिए इंस्पेक्शन कर सकता है। सो आंसर इज डी, दैट एनी पर्सन कैन बी इंस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द क्वालिफिकेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज। जो क्या क्वालिफिकेशन लेता है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है उसके लिए क्या है, उसके प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन क्या हो। पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ द हाई कोर्ट, दूसरा पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या फिर पर्सन हु हैज बीन द सरपंच ऑफ द विलेज। तो ऐसे केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो नेशनल काउंसिल की, जो यहाँ पे बात करें नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट, नेशनल लेवल की बात करें तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट होता है। जब स्टेट लेवल की बात होता है तब वो हाई कोर्ट का जज होता है। तो यहाँ पे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, तो सुप्रीम कोर्ट इज योर आंसर। तो पर्सन हु हैज बीन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, which of the following is a true in relation to the position of the minor before attaining majority। ओके, तो यहाँ पे कौन सी चीज सही है जब वो माइनर से मेजर बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ही हैज अ राइट टू सच अ शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म only as may have been the agreed upon। Second, he has been the right to of the such share in the profit of the firm only as may be the agreed upon। he Third दे रखा है, he has a right to such share in the property and profit ऑफ द फॉर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन। यानी प्रॉपर्टी या प्रॉफिट दोनों में, यानी ए और बी दोनों कंबाइन कर सकते हैं। या फिर ही हैज अ नो राइट टू शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्म। तो ऐसे केसेस के अंदर जब बात करते हैं तो जो होता है उसे दोनों अधिकार मिलते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स भी मिल जाते हैं और प्रॉफिट शेयरिंग भी मिल सकता है। सो आंसर इज सी, ही हैज अ राइट ऑफ द सच शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म एज मे बी एग्रीड अपॉन, जो डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, what is the term of office of the president and the other member of the district commission and the state commission under the consumer protection। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है, कितने साल तक वो ऑफिस को चला सकते हैं। सो 4 year अप टू द एज ऑफ 60 years विच एवर इज अर्लियर, 4 year अप टू द एज ऑफ 65, 5 years अप टू द एज ऑफ 70, या फिर 4 year अप टू द एज ऑफ 70। तो यहाँ पे जब बात करते हैं तो यहाँ पे 65 ईयर्स तक उसको अलाउड है। तो 4 साल तक का उसका टाइम पीरियड होता है। जो ऑप्शन ए या बी में होगा, लेकिन 65 ईयर्स है तो आंसर इज बी, दैट इज 4 years अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो आंसर इज बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, नॉन रजिस्टर्ड ऑफ द फॉर्म विल नॉट अफेक्ट। यानी अगर कोई फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या अफेक्ट नहीं करेगा। The right of the third party to proceed against the unregistered firms as or any of his partners। यानी थर्ड पार्टी है तो प्रोसीड अगेंस्ट, उसके सामने कोई प्रोसीड्स होगी। सेकेंड, द राइट टू एनी शूट और क्लेम द सेट ऑफ नॉट एक्सीडिंग द 100 in value। थर्ड, द राइट ऑफ द फॉर्म ऑफ पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म हैविंग द नो प्लेस इन द बिजनेस इन इंडिया एंड ऑल ऑफ अबव। देखो यहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म्स है और वो किसको अफेक्ट नहीं करता। देखो वो अगर नॉन रजिस्टर्ड फॉर्म है तो उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता। ओके, तो यहाँ पे कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो ऑल ऑफ अबव कोई भी इफेक्ट इसके ऊपर नहीं करेगा। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऑन अटेनिंग द मेजोरिटी द माइनर पार्टनर्स हैज टू डिसाइड एंड गिव द पब्लिक नोटिस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ वेदर ही विल बी कंटिन्यू एज अ पार्टनर इन द फॉर्म और विल क्विट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि भी कितना टाइम पीरियड लेता है कि जैसे वो मेजर हो जाएगा तो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा है या उसको छोड़ रहा है। तो कितने टाइम पीरियड के अंदर उसको ये काम करना होता है, 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 9 महीने के अंदर, या 1 महीने के अंदर। तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस देना होता है।
सो आंसर इज ए, दैट इज 6 months. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 2019 नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इज एम्पावर्ड एंड टू हियर द कंप्लेंट. ओके, जो कंप्लेन हियर कर सकता है, नहीं सुन सकता है, किसके लिए? तो क्वेश्चन आंसर है कौन से ऑप्शंस? फॉर द वैल्यू मोर देन द 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, वर्थ मोर देन 1 करोड़, वर्थ मोर देन 20 करोड़, या फिर वर्थ मोर देन 10 करोड़. तो हमारे पास, हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास कंज्यूमर रिड्रेसल जो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होता है, उसके बाद हमारे पास होता है स्टेट लेवल पे, उसके बाद होता है नेशनल लेवल पे. हमें यहाँ बात की गई है नेशनल लेवल की बात की है, तो 10 करोड़ से अगर ऊपर है तो वहां पे हम क्या करेंगे, नेशनल लेवल पे बात कर सकते हैं. सो आंसर इज डी, वर्थ मोर देन 10 करोड़. तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यहाँ पे काम करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है that Central Consumer Protection Authority is empowered to be impose penalty for the false and misleading advertisement in case of the first offense is. कितनी पेनल्टी हो सकती है या फिर कितना पेनल्टी लगा सकते हैं अगर उसको लगेगा कि आपने कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दे रखा है? सो पेनल्टी अप टू द 50 lakhs rupees and imprisonment up to 5 years, penalty up to 10 lakhs and imprisonment up to 2 years, penalty for the 5 lakhs and imprisonment up to 1 year, या फिर 20 लाख की पेनल्टी और 3 साल तक की आपको कैद हो सकती है. तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है कि अगर आपने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है तो उसके लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी बनती है. ओके, और आपको 2 साल की सजा हो सकती है. सो आंसर इज बी, पेनल्टी अप टू द 10 lakhs rupees एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू द 2 years. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, in the proceeds for the appeal of the opposing party must deposit of the amount ordered by the District Consumer Dispute Redressal Commission before filing an appeal in the State Consumer Dispute Redressal Commission. यानी जब डिस्ट्रिक्ट का जो ऑर्डर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कंज्यूमर रिड्रेसल है और वहां से आपको स्टेट लेवल के अंदर जाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, कितनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है? तो आप क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 25%, 50%, 30% या फिर 10%. तो ऐसे केसेस के अंदर आपको 50% तक की अमाउंट आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है. तो आंसर इज बी, दैट इज 50% अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिट. और उसके बाद आप चाहे तो स्टेट लेवल पे जाके वहां पे आपकी अपील कर सकते हैं इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ऑर्डर. सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड ऑफ द फाइलिंग अ कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019? क्या पीरियड है आपके पास, लिमिटेशंस क्या है कि कितने टाइम के अंदर आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर आपको करना पड़ता है? अगर आप आपके साथ कुछ भी होता है तो आप कितना टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा? within 2 years from the date of cause of actions as arise, within 1 year, within 4 years या फिर within 3 years. जब भी कोई घटना बनती है तो उसके 2 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर, या 4 या 3 साल के अंदर, ये आपका लिमिटिंग पीरियड रहता है. तो आपको मिनिमम यहाँ पे टाइम पीरियड 2 साल दिए रहते हैं. 2 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लेन फाइल करनी है. अगर नहीं कर सकते तो उसके बाद आप कभी भी नहीं कर पाएंगे. सो आंसर इज ए, दैट इज विदिन 2 years ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ द एक्शन हैज बीन अराइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टर्म रिफर्स टू द ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? तो यहाँ पे बताया गया है कि भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रेफर टू ट्रांसफरेबल फॉर्म. ट्रांसफरेबल फॉर्म क्या है? इंडिमनिटी है, नेगोशिएबल है, गारंटी है, या पार्टनरशिप है? तो जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जब कोई चीज ट्रांसफर होती है तो उसे नेगोशिएबल कहा जाता है. सो आंसर इज नेगोशिएबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, ये जनरली ये चेक्स के अंदर वगैरह होता है, चेक्स या बिल्स रिसीवेबल्स के लिए होता है. तो इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसलिए कहते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कौन सी चीज जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं होता? एक, फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो वो तो होता है, फ्रीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, तब भी उसके हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहेंगे. सेकंड, अनलिमिटेड लायबिलिटी, हाँ ये शायद नहीं है अनलिमिटेड लायबिलिटी. टाइटल ऑफ द होल्डर फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट, सही बात है. आप टाइटल जिसको भी, जिसके पास से भी आपको मिलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स होता है.
और एवरी ट्रांजेक्शन इज मेड बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये भी सही है। सो अल्टीमेट ये जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सो आंसर इज बी, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इवेंट ऑफ लॉसिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, व्हाट द प्रिजम्पशंस आर टू बी मेड। अगर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका लॉस हो जाता है, यानी आप उसको खो लेते हो, तो ऐसे केसेस में क्या प्रिजम्पशंस मानी जाती है? Holder not perceived to be the holder in due courses. Second, consideration is not paid. Third, instrument is not duly stamped, या फिर it was duly stamped. तो ऐसे केसेस के अंदर हम मान लिए जाते हैं कि on losing the negotiable instrument, अगर वो चला जाता है तो on the presumptions are to be made that it was duly stamped, वो stamped होता है, तभी हम उसको कह सकते हैं कि on event of losing the negotiable instrument, इसकी presumption से it was duly stamped. Question number 14. Name of the instrument which is a writing concern, unconditional undertaking signed by the maker to pay the certain sum of money only to or to order of the certain persons or bearer of the instrument. ये तो पूरी की पूरी हमें पता है कि ये पूरी की पूरी क्या है, एक डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? ये प्रोमिसरी नोट की है, बिल ऑफ एक्सचेंज की है, पार्टनरशिप डीड की है, या फिर आर्टिकल की है। देखो, आर्टिकल और पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर से रिलेटेड होता है, इसके अंदर साइन किया गया है मेकर और मेकी है, तो इसके अंदर आइदर ये प्रोमिसरी नोट होगा या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा। यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज हम आंसर लेंगे, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ब्रॉड टर्म है, जबकि प्रोमिसरी नोट शॉर्ट, यानी वो ब्रॉडर टर्म नहीं है, नैरो कॉन्सेप्ट है। सो आंसर इज बी, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्सन हु मेक द प्रोमिसरी नोटिस, जो पर्सन बनाता है प्रोमिसरी नोट, उसे एक्सेप्टर कहेंगे, पे कहेंगे, श्योरिटी कहेंगे, या फिर मेकर कहेंगे? जो बनाता है उसे ऑफ कोर्स मेकर कहेंगे। सो आंसर इज डी, दैट इज अ मेकर हु मेक द प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैंक मीन्स द की ऑफ द की पैर यूज टू क्रिएट अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के अंदर कौन सी की पैर की जाती है? प्राइवेट पब्लिक की पैर, या फिर पब्लिक पासवर्ड? नॉर्मली क्या होता है कि जब भी की पैर की जाती है तब पहले पब्लिक की होती है, जो कि आपको मशीन के अंदर, एटीएम के अंदर, या कहीं पे भी आपको डालना होता है, या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। उसके बाद आपको प्राइवेट की डालनी होती है, तो ब्लैंक उसे तब प्राइवेट की डालोगे तभी वो पैर बनेगी। सो आंसर इज योर ए, दैट इज अ प्राइवेट की। प्राइवेट की मीन्स एंड की ऑफ द की पैर यूज टू बी क्रिएट द डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट, उसके बाद अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास है, विच एक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। गवर्नमेंट का कौन सा रूल है जो हमें ई गवर्नेंस को क्या कहता है, लीगल परमिशन देता है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक्ट 2000, इंडियन पैनल कोड 1908, साइबर एक्ट 2015, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? सो ये जो हमारा एक्ट है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000। सो आंसर इज दी आईटी एक्ट 2000। उसके बाद है क्वेश्चन जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज नॉट एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर ये लागू नहीं होता है? एक, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर, पेमेंट थ्रू एनईएफटी और आरटीजीएस के ऊपर, ई कॉमर्स के ऊपर, या फिर पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर? तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, या फिर पेमेंट थ्रू एनईएफटी, आरटीजीएस, या फिर ई कॉमर्स, ये तीनों में ये एप्लीकेबल होता है। सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी में नहीं होता इसकी, क्योंकि वो आईटी एक्ट के तहत नहीं आता है। सो आंसर इज डी, पावर ऑफ अटर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? क्या इंटेंस था इनका, कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाने के पीछे? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई गवर्नेंस, यानी कोई भी ऑनलाइन अगर कुछ भी काम करते हो उसको लीगल बनाना। सेकेंड, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर, जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो इसको अप्रूव करना। या फिर इश्यूइंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ने जो सर्टिफिकेट या बैंक से जो सर्टिफिकेट डिजिटल दिया है वो करना। या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे की सारी चीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आती है। सो आंसर इज डी, दैट इज ऑल, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, इन कंपैरिजन ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, अगर दोनों की बात करें, डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सिक्योर? डिजिटल सिग्नेचर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बोथ, या फिर नाइदर। तो अगर दोनों की कंपैरिजन में माना जाए तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से डिजिटल सिग्नेचर ज्यादा सेफ होता है, तो ये मोर सिक्योर होगा। आंसर ए, दैट इज डिजिटल सिग्नेचर। सो फर्स्ट आंसर ए इज डिजिटल सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21।
द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड। अगर आप ऑनलाइन बाइंग या सेलिंग करते हो तो उसे हम क्या कहेंगे? तो पता ही है हमें कि अगर ऑनलाइन बाइंग सेलिंग करते हो तो उसे होता है ई कॉमर्स। ऑप्शन देख लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ई कॉमर्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इसे कहेंगे ऑनलाइन परचेज एंड सेलिंग है तो ई कॉमर्स कहेंगे। ओके, सो आंसर इज सी, ई कॉमर्स। ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बिजनेस लॉ का पहला पेपर का पहला क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, तो हम इसको आप इस ये डिस्कस करने के बाद और भी सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, तो जरा इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्युटली ड्यूटी ऑफ द पार्टनर? कौन सी जो है वो एब्सोल्यूट ड्यूटी बनती है पार्टनर की? नॉट टू क्लेम अ रेम्यूनरेशन, यदि भाई पार्टनर है तो कोई रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर पाएगा। दूसरा, अकाउंट फॉर द प्रॉफिट ऑफ कॉम्पिटिंग बिजनेस, यानी जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है या प्रॉफिट के बारे में वो डिस्कस नहीं कर पाएगा। टू इंडिमनीफाई फॉर द फ्रॉड या फिर टू शेयर द लॉसेस। तो यहाँ पे इंडिमनीफाई फॉर द लॉ फ्रॉड, सॉरी, ये फ्रॉड के लिए वो कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल कहलाएगा। सो आंसर इज सी, दैट इज इंडिमनीफाई फॉर द फ्रॉड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किससे कहेंगे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, बेगरिंग एग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी को, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे हमें पता है ये स्पेशल टाइप ऑफ है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो स्पेशल टाइप ऑफ एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सो आंसर इज ए, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर बी राइट्स IOU ₹500 इन अ प्रोमिसरी नोट, दैट इज मैं आपको पे करूंगा 500 रुपए, वेदर दिस प्रोमिसरी नोट इज वैलिड और नॉट। तो IOU ये शॉर्ट में नहीं ले सकते। IOU का मतलब होता है IOU, यानी कि मुझे आपको 500 रुपए देने हैं, तो आप जो भी ये प्रोमिसरी नोट लेके आएगा मैं उसको चुका दूंगा। तो ये शॉर्ट वर्ड यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो एक तो है यस वैलिड प्रोमिसरी नोट, नहीं है ये। सेकंड, नो इट्स एन इनवैलिड प्रोमिसरी नोट, ये इनवैलिड है। आंसर इज बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्ड्स अलाउड नहीं है। तो चार ऑप्शंस हमारे पास है, यस इफ द पार्टनर्स आर टू बी इंस्ट्रूमेंट एग्री, एंड इफ द पेई ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एग्री। पेयर या पेई एग्री हो या ना हो, गवर्नमेंट इसको वैलिड नहीं करेगी। सो नो, इट्स एन इनवैलिड प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, a blank is just a representations of a person in a form of electronic image. Okay, your handwriting signature, sorry, handwritten signature, symbol or the voice print, etc. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन यानी वही बंदा है, वो क्या क्या कौन सी चीज प्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, या फिर प्राइवेट। तो ऐसे जब भी ऑनलाइन इमेजेस होगी या फिर हैंड रिटन सिग्नेचर होगा या फिर सिंबल्स होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के तहत उसको वेरीफाई किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा। सो आंसर इज ए, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, टू एस्टेब्लिश द वैलिड पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स? यानी पार्टनरशिप के अंदर कम से कम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, वो सबको पता है। सो 20, 10, 50 या फिर 2। मैं पता है कि ये मैक्सिमम लिमिट है 20 एंड 50, लेकिन हमारे पास मिनिमम पूछा गया है, सो आंसर इज 2, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of agreement is required by law to form an valid partnership business? अगर valid partnership business करना है तो किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए? एग्रीमेंट ओरल एग्रीमेंट होना चाहिए, रिटर्न या ओरल होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट ओनली, या फिर नॉट एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपको वैलिड पार्टनरशिप बिजनेस करना है तो रिटर्न या फिर ओरल एग्रीमेंट इज वैलिड। सो आंसर इज रिटर्न और ओरल, आंसर इज B, that is written or oral agreement should be valid. Next question, in partnership the partners liability are, partnership के अंदर partners की liability कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, limited to the contribution in assets, जितनी assets लाता है उतनी होती है, limited in the capital contribution, जितना capital लेके आता है उतनी होती है, या फिर both B and C, यानी assets और capital नहीं। पार्टनरशिप के अंदर उसकी सारे पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सो आंसर इज ए, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स? अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कुछ भी तो इक्वल रेशियो, हम 11th 12th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए ये चीज।
एज पर देयर कंट्रीब्यूशन, इक्वल एज पर देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, या फिर डिपेंड अपॉन द पार्टनर्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे कुछ नहीं देखा जाता, इक्वल प्रपोर्शन कंसिडर किया जाता है। सो आंसर इज बी, दैट इज इक्वल प्रपोर्शन। लास्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज एन एनी ऑल्टरेशन रिलेटिंग टू द मैटर्स इन पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप के मैटर्स में अगर कुछ भी चेंजेस किए जाते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म बाय द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म। जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसको रजिस्ट्रार को क्या देना चाहिए? न्यू ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रांचेस, ऐसे टाइम पे ये चीज बतानी चाहिए। चेंजिंग इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स ये है तो ये बताना चाहिए। एंड द चेंज इन द नेम ऑफ द फॉर्म इन द लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर खुद की जगह चेंज की है काम करने की तो उसको वो है तो वो भी बताना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ दैम। तो सारे की सारी चीज बताने योग्य है रजिस्ट्रार को, तो ऑल ऑफ अबव ये हमारा आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पे आज 30 एमसीक्यूज थे, जो 30 2023 का जो एमएस यूनिवर्सिटी का पेपर था उसका सॉल्यूशन हमने बनाने का कोशिश किया है। आशा है आपको सबको पसंद आया होगा। तो हमारी ये चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ गुड डे।